Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो मैंने आपकी हिस्ट्री की बुक स्टार्ट की है एनसीईआरटी की, उसकी 6th क्लास में आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ। 6th क्लास के 12 चैप्टर्स थे जो मैं आपके करा चुकी हूँ। ठीक है, अब जो है आपकी 7th क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसका फर्स्ट चैप्टर आपका हो चुका है। आज आपका सेकंड चैप्टर है। तो देखिए सेकंड चैप्टर जो आपका है वो है नए राजा और उनके राज्य। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे सेकंड चैप्टर से जो आपके 7th क्लास का है। देखिए जिन बच्चों का सब्जेक्ट सोशल साइंस है पेपर 2 के लिए, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अपने एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं वो कवर करते जाइए। एग्जाम से पहले अपने नोट्स को कवर कर लीजिए। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट पॉइंट से। देखिए फर्स्ट पॉइंट आज है नए राजवंशों का उदय। देखिए नए राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। देखिए 7वीं शताब्दी के आते आते राजा लोग प्राय उन्हें सामंत के रूप में मान्यता देते थे। किसके रूप में? सामंत के रूप में मान्यता देते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। देखिए जो सामंत होते थे, जब सामंत जो है वो अधिक सत्ता और संपदा हासिल कर लेते थे तो वो अपने आप को क्या बोलते थे? महासामंत या फिर महामंडलेश्वर, मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी अपने आप को घोषित कर देते थे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है इस तरह का उदाहरण पश्चिम दक्कन में राष्ट्रकूटों का। देखिए राष्ट्रकूट कहाँ पर थे? पश्चिम दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। किनके? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने, किसने? दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। देखिए अधीनता से इनकार किया और उनके साथ क्या किया? युद्ध किया। युद्ध में उनको हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। मतलब पहले क्या थे? वो चालुक्य राजाओं के अधीन थे राष्ट्रकूट, लेकिन राष्ट्रकूटों में से एक प्रधान दंती दुर्ग ने क्या किया? उनकी अधीनता को से इनकार कर दिया, उनको युद्ध में हराया और एक अपना अनुष्ठान किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ अन्य उदाहरण मिसाल के तौर पर हैं, जैसे कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र, देखिए शास्त्र नहीं यहाँ पर शस्त्र है, शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। किसने? गुर्जर प्रतिहार। और किन्होंने किए थे? गुर्जर प्रतिहार थे। और कौन थे? मयूर शर्मन। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है एलोरा की गुफा। देखिए भित्ति चित्र के बारे में बात हुई थी तो उसमें एलोरा की गुफा का जिक्र हुआ। एलोरा की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देखिए आपसे 1 पॉइंट में आंसर पूछा जा सकता है। भित्ति चित्र जिसमें क्या है? विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की एक कृति है। कौन सी? एलोरा की गुफा, जिसमें क्या है? विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। और कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए राज्यों में प्रशासन। राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से हुआ? इन नए राज्यों में से कई ने महाराजा धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। इन सभी राजाओं में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था और कभी कभी लगान मानकर वसूल किया जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर की बात हुई है। 400 कर, 400 कर यहाँ पर पॉइंट था। 400 कर किसको बोलते हैं? तो देखिए तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों, कहाँ पर? तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। कितने? 400 से भी ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। किसके? करों के लिए। करों की कितनी किस्म थी उसके लिए। ठीक है, अब देखिए जो एक यहाँ पर जिक्र हुआ है वो हुआ है बेटी कर का। बेटी कर क्या होता था? तो देखिए सबसे उल्लेखित कर है बेटी कर, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। मतलब नगद नहीं लिया जाता, ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बेटी कर क्या है? जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। क्या है? प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में। देखिए जितनी भी प्रशस्तियाँ हैं वो क्यों बनी हुई हैं? उनमें जितने भी योद्धा, जितने भी शासक रहे हैं उनके जिक्र किए गए हैं कि उन्होंने किस किस तरीके के कार्य वहाँ पर किए। ठीक है, 12वीं शताब्दी में एक बृहंत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसे कश्मीर
पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। ये बोला जा रहा है कि देखिए 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जो किसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास जिसमें दर्ज है, और यह किसके द्वारा रचा गया, तो यह कल्हड़ नामक एक रचनाकार के द्वारा रचा गया। अब देखिए नाग भट्ट की उपलब्धियां, नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए नाग भट्ट की उपलब्धियां संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नाग भट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। देखिए किसमें, संस्कृत में लिखी गई और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश और नाग भट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए धन के लिए युद्ध। किस चीज़ के, धन के लिए युद्ध। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर प्रतिहार जो राजस्थान और गुजरात में थे, राष्ट्रकूट और पाल वंशों जो बंगाल के शासक थे, सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3 लोगों के बीच में कौन कौन से थे, कन्नौज नगर कहाँ पर, गंगा घाटी में, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान और गुजरात में, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक क्या करते रहे, युद्ध करते रहे, इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद कौन थे, उनके बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध हैं। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान, ठीक है, उसने 997 से 1030 ईस्वी तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। ठीक है, सुल्तान महमूद अपने द्वारा, देखिए सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। किसको, अल बरूनी नामक एक विद्वान को। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सी कृति, अरबी भाषा में लिखी गई थी, कौन सी, अल हिंद आज भी प्रसिद्ध है, इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है चहमान। चहमान कौन थे, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन, पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने 1168 से लेकर 1192 तक शासन किया। अब देखिए पृथ्वीराज तृतीय के बारे में देख लेते हैं, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है चोल राज्य। देखिए चोल राज्य सत्ता में कैसे आया, चोल राज्य सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्रयार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे। किसके, कांचीपुरम के पल्लव राजाओं। देखिए पल्लव राजाओं को पूछ सकता है मैचिंग में कि कहाँ पर, कांचीपुरम। ठीक है, उरैयार, देखिए उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। देखिए जो चोल राज्य है, चोल राज्य से संबंधित जो भी पॉइंट यहाँ पर थे इस चैप्टर में वो मैंने यहाँ पर आपके कवर करा दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम कौन थे, चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन, राजराज प्रथम। 985 में राजा बने और इसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। देखिए चोल वंश, जो चोल वंश थे, चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम के भी पुत्र कौन थे, राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने उनकी नीतियों को जारी रखा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। तो देखिए भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। देखिए जो चोल वंश था, चोल वंश से संबंधित कौन सी थी, कांस्य की प्रतिमाएं वहां पर बनाई जाती थी जो आज के समय पर सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए, तो तंजावुर और गंगई कोड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार
है जो इन्होंने मंदिर बनवाए थे। ठीक है, अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन कैसे हुआ? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थीं। इस तरह के गांव के समूह को नाड़ू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। देखिए किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती हैं, जो 6th क्लास की मैंने आपकी NCERT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं उनमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। उर किसको कहा जाता है? किसानों की बस्तियों को या खेतीहारों को क्या कहा जाता है? उर कहा जाता है। ठीक है, तो उस क्लास को देखिएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है वेल्लार जाति के धनी किसानों को। देखिए वेल्लार जाति का भी क्वेश्चन पूछा गया है। वेल्लार तमिल में बोला जाता है। किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के रूप में मुविदवेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान अरियार जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है भूमि के प्रकार। देखिए भूमि के प्रकार, कितने प्रकार थे भूमि के? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको 6th क्लास के जो प्रीवियस के क्वेश्चन कराए हैं, 6th क्लास की NCERT मतलब 6th क्लास जो आपकी थी उसमें जितने भी चैप्टर से क्वेश्चंस बने थे प्रीवियस ईयर में वो सारे मैंने आपको एक ही क्लास में करा दिए हैं। कुछ रह भी गए होंगे तो वो आपके आगे हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आए थे वो मैंने आपको करा दिए। उनमें ये क्वेश्चन भी आपको मैंने करा दिया है। तो देखिए भूमि के प्रकार कौन कौन से हैं? चोल अभिलेख में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए कौन कौन सी भूमि थी? तो सबसे पहले आता है आपका वेलन वगई। क्या था? वेलन वगई। तो देखिए वेलन वगई जो थी वो कैसी भूमि होती थी? जो गैर ब्राह्मण होते थे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो देखिए वेलन वगई जो कृषि जो भूमि होती थी वो कैसी भूमि होती थी? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, उसको बोलते थे हम ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को, देखिए ब्रह्मदेव से पता चल रहा है आपको कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। नेक्स्ट देखिए शाला भोग। शाला भोग क्या होता था? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। जो विद्यालय होते थे उनके रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी उसको बोलते थे शाला भोग। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखिए वो है आपकी देवदान भूमि थी। देवदान भूमि कौन सी थी? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। देखिए देवदान, देवों के लिए दान मतलब मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, पल्ली चंदनम। तो देखिए पल्ली चंदनम जो थी वो थी जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने टाइप की भूमि आपको दी गई है वो मैंने यहाँ पर आपको करा दी है। अब देखिए इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको आगे कराती हूँ। वेलन वगैरह आपका हो गया कौन सी? जो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण किसान जो होते थे स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग जो विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होती थी। देवदान जो होती थी मतलब मंदिरों के लिए उपहार में दी गई भूमि। और पल्ली चंदम जो थी वो थी जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। अब देखिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको देखिए नीचे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा आपसे गया है, मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चोल एम्पायर लैंड्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए फर्स्ट आपको क्या दिया गया है? तो देखिए फर्स्ट आपको दिया गया है पल्ली चंदम, शाला भोग, देवदान और वेलन वगैरह। देखिए सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठ के आया है। तो देखिए पल्ली चंदम कौन सी होती थी? तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि क्या होती थी आपकी? पल्ली चंदम। ठीक है, सेकंड शाला भोग कौन सी होती थी? विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान मतलब देवों के लिए दान मतलब मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। और वेलन वगई कौन सी होती थी? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आपका सही है? तो देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्टली मैच यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए सेम NCERT की बुक से सेम क्वेश्चन आपका उठ के आया है। तो देखिए जो PPT आपकी हो रही है उसमें वही चीज़ें आपकी कवर की जा रही हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही पॉइंट्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए निम्नलिखित का मैचिंग आपको करना है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल। देखिए कहाँ से ये आपके संबंधित थे? तो देखिए फर्स्ट ही पॉइंट पर आपको मिला था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कहाँ से थे? पश्चिम दक्कन से। कहाँ थे? पश्चिम दक्कन से। ठीक है, उसके बाद देखिए जो गुर्जर प्रतिहार थे, अब देखिए इसका मैचिंग भी यहाँ पर आपको मिलेगा। किस चीज़ का मैचिंग किससे होता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका किस चीज़ से मैच कर रहा है? देखिए राष्ट्रकूट आपके किससे? सेकंड को ए से मिलाया हमने। तो देखिए सेकंड ए से कहीं मिल रहा है, तो देखिए सेकंड को ए से मिलाया तो ये पॉइंट सही है आपका।
अब देखिए यही पॉइंट आपका सही है, और जगह तो मैचिंग है ही नहीं, सेकंड कहीं भी ए से मैच नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट है आपका गुर्जर प्रतिहार, तो देखिए गुर्जर प्रतिहार कहाँ से बिलोंग करते थे, तो गुर्जर प्रतिहार आपके बिलोंग करते थे कहाँ से, गुजरात और राजस्थान से। कहाँ से, गुजरात और राजस्थान से। देखिए फर्स्ट का सी हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट का सी हो गया आपका। उसके बाद देखिए जो पाल थे, कौन थे, पाल जो थे, पाल कहाँ से थे, तो पाल थे बंगाल से। कहाँ से, बंगाल से। तो देखिए थर्ड का आपका क्या हो गया, थर्ड का आपका बी हो गया। अब आपका बचता है फोर्थ चोल, तो चोल आपके कहाँ से थे, तमिलनाडु से थे। ठीक है, चोल राज्य कहाँ से था, तमिलनाडु से। तो देखिए यहाँ पर जो भी देखिए जो भी पॉइंट्स आपके पूछे गए हैं, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल, देखिए सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पर इनका राज्य था, वो सब चीज़ें देखिए यहीं पर आपको मैंने क्लास के नोट्स में करा दिए हैं। जो पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके करा रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही यहाँ पर नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो देखिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।